बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत नंबर 1 की चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा विषाणु की संरचना एवं रासायनिक संगठन यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ वायरस एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट को निचोड़ करके रख देंगे, हर पॉइंट आपके जहन में धसा देंगे आज की इस क्लास की। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले जानते हैं कि जो विषाणु होता है यानी कि जो वायरस होता है वो क्या होता है। ठीक है, वायरस ही क्या होता है, पहले हम वायरस को ही खत्म करते हैं, क्या होता है इसको जानते हैं। अगर हम वायरस की बात करते हैं जिसको हिंदी में हम करते हैं विषाणु, तो विषाणु क्या होता है। तो विषाणु की अगर हम बात करते हैं तो विषाणु क्या होता है, एक अकोशिकीय संरचना होती है। ठीक है, विषाणु क्या होता है, अकोशिकीय, अकोशिकीय जिसको इंग्लिश में हम करते हैं ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब बेटा क्या होता है, इसके पास किसी भी प्रकार की कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती है। दे हैव नो एनी सेल, इसके प्रकार की इसके पास किसी भी प्रकार की कोई कोशिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये कणिकामय संरचना होती है, कणिकामय संरचना होती है, ये कणिकामय संरचना होती है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो विषाणु में और क्या होता है, विषाणु में और क्या होता है, तो ये कणिकामय संरचना होती है, इसके पास कोई भी किसी भी प्रकार का कोशिका नहीं पाया जाता है। इतना समझ में आया। अब अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होगा या आरएनए होगा, डीएनए होगा या आरएनए होगा, इससे ज्यादा कोई नहीं पाया जाएगा। चाहे तो डीएनए पाया जाए चाहे तो आरएनए पाया जाए, दोनों एक साथ कभी भी नहीं पाए जाएंगे एक विषाणु के अंदर। इतनी बात समझ में आई। चलो आगे की पॉइंट को समझते हैं, जो हमारा हेडिंग है मेन, कि इसकी संरचना कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसमें कौन कौन से रासायनिक संगठन पाए जाते हैं, कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा विषाणु की संरचना की, ठीक है, याद रखिएगा संरचना हम पढ़ेंगे, संरचना जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो संरचना क्या होता है, जैसे कि देखो हमारा शरीर जो रहता है उसकी कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर होती है, शेप होती है। ठीक उसी चीज को हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे शरीर की जो लंबाई है वो 5 फुट 4 इंच है, आपके भी शरीर की जो लंबाई होगी कुछ तो कुछ होगी, 5 फुट होगी, 6 फुट होगी या 7 फुट होगी, कुछ तो होगी, वो होगी, तो वो संरचना के अंतर्गत आता है। आपकी मोटाई क्या है, ठीक है, आपका आकार कैसा है, वो सभी के सभी संरचना के अंदर आते हैं, मार्फोलॉजी के अंदर आते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर संरचना की बात करते हैं, स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर में हम नंबर ए पर पढ़ेंगे साइज। साइज यानी कि आकार, साइज यानी कि आकार की बात करते हैं। तो आकार क्या होता है, सबसे पहले अगर हम जानते हैं तो सामान्यतः विषाणु यानी कि वायरस 200 म्यूमीटर से कम होते हैं, 200 म्यूमीटर से कम होते हैं। पहली पॉइंट क्लियर हुई, याद रखना। सामान्यतः जो विषाणु होते हैं वो 200 म्यूमीटर से कम होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आपकी एनसीईआरटी कह रही है। एनसीईआरटी कह रही है कि जो विषाणु होता है वो 200 म्यूमीटर से कम होता है। अगली पॉइंट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो अगला पॉइंट इसमें हो जाएगा हमारा सबसे छोटा विषाणु कौन सा है। तो सबसे छोटे विषाणु का आकार क्या होता है, तो सबसे छोटे विषाणु का जो आकार होता है वो 10 म्यूमीटर होता है, 10 म्यूमीटर होता है सबसे छोटे विषाणु का आकार। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे छोटे विषाणु का नाम क्या है और सबसे छोटे विषाणु की खोज किसने की थी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप अलग पॉइंट कर लो कि सामान्यतः जो विषाणु का आकार होता है वो कितना होता है, 200 म्यूमीटर होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे छोटे विषाणु खुरपका, मुखपका, फूट एंड माउथ डिजीज कॉजिंग वायरस, खुरपका मुखपका रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु, विषाणु, जिसको हम कहते हैं फूट एंड माउथ डिजीज कॉजिंग एजेंट वायरस।
अब इसकी अगर हम संरचना की बात करते हैं तो ये इसकी संरचना में जो इसका आकार होता है वो होता है 10 म्यूमीटर। 10 म्यूमीटर। अगर हम इसकी खोज की बात करते हैं, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक है लॉफलर तथा फ्रास। लॉफलर तथा फ्रास कब की थी? तो 1897 ईस्वी में लॉफलर और फ्रास नाम के दो वैज्ञानिक आए, जिन्होंने सबसे छोटे विषाणु खुरपका एवं मुखपका नामक रोग को उत्पन्न करने वाले विषाणु की खोज कर दी। इतनी बात समझ में है बेटा? चलो अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट ये हो जाएगा, अभी तो हमने सबसे छोटा देखा, अब देखेंगे हम सबसे बड़े विषाणु की संरचना के बारे में। सबसे बड़ा विषाणु, ठीक है, सबसे बड़ा विषाणु, यानी कि हम बात करते हैं लार्जेस्ट वायरस की बात करते हैं बेटा, तो सबसे बड़ा विषाणु जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल पॉक्स, जिसको हम छोटी माता के नाम से जानते हैं, स्मॉल पॉक्स, या फिर इसी को हम कहते हैं वेरियोला। ठीक है, वेरियोला, स्मॉल पॉक्स या वेरियोला। हिंदी में अगर इसी बात को लिखूं तो हिंदी में कहते हैं छोटी माता या चेचक करते हैं। इसके संरचना की बात करते हैं, यानी कि साइज की बात करते हैं, छोटी माता या चेचक के साइज की बात करते हैं, ये होता है 250 म्यूमीटर। ठीक है, छोटी माता या चेचक की जो बात करते हैं तो छोटी माता या चेचक जो होते हैं वो 250 म्यूमीटर की होती है, इसकी संरचना होती है। दिस पॉइंट इज नोटेड। तो स्मॉल पॉक्स, जिसको हम वेरियोला के नाम से जानते हैं, इसकी संरचना कितनी होती है? तो वो होती है 250 म्यूमीटर, जो सबसे छोटी वायरस है। ठीक है, एक मिनट, सबसे बड़ी वायरस है, छोटी नहीं, छोटी तो हमारी ये हो गई खुरपका एवं मुखपका रोग उत्पन्न करने वाली। सबसे बड़ी वायरस की बात करते हैं तो सबसे बड़ी वायरस की जो आकृति होती है वो 250 म्यूमीटर होती है। अब बात आती है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाई थी? हु डेवलप्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स? व्हाट? वेरियोला। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो वैक्सीन किसने बनाई थी? तो वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड जेनर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वैक्सीन की, वैक्सीन किसने बनाई थी? तो एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम स्मॉल पॉक्स की टीका का खोज किया था। स्मॉल पॉक्स की टीका का खोज किया था। ये पॉइंट याद हो गया बेटा कि सबसे बड़ा विषाणु जो होता है उसकी आकृति क्या होती है? तो 250 म्यूमीटर होती है। उसके नाम की बात करते हैं तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है बेटा स्मॉल पॉक्स, जिसको वेरियोला के नाम से जानते हैं। स्मॉल पॉक्स या वेरियोला का टीका किसने बनाया था? तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के टीका की खोज कर ली थी। इतनी बात समझ में आई? अगले की पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा टीएमवी वायरस, जिसको टोबैको मोजाइक वायरस के नाम से जानते हैं। ठीक है, टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। अगर हम टोबैको मोजाइक वायरस की बात करते हैं तो इसकी संरचना कितनी होती है? तो बेटा टोबैको मोजाइक वायरस की संरचना जो होती है वो 0.05 म्यूमीटर की होती है, सॉरी 0.015 म्यूमीटर की होती है। अगर इसी को हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो नैनोमीटर में बेटा ये हो जाएगा आपका 15 into 300 nm, 15 into 300 यम की इसकी साइज होती है। अगर हम बात करते हैं टीएमवी के खोज की, यानी कि डिस्कवरी की बात करते हैं तो डेमिट्रो इवानोवस्की नामक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले टीएमवी की खोज की थी। किसने? तो इवानोवस्की ने टीएमवी की खोज की। इवानोवस्की ने क्या किया था? टीएमवी की खोज की। अब इवानोवस्की कोई हवा में टीएमवी वायरस की खोज नहीं कर दी थी बेटा, इतना याद रखना। किसी भी चीज का जब खोज होता है या नया चीज कोई बनता है तो हवा में नहीं बनता, हवाई नहीं किया जाता। टीएमवी वायरस की जो खोज की गई थी वो तंबाकू की पत्तियों में चितेर रोग का अध्ययन करते समय किया गया था। तंबाकू की पत्तियों में चितेर रोग का अध्ययन करते हुए किया गया था। जैसे कि मान लीजिए ये कोई तंबाकू का पत्ती है, ठीक है, दिस इज द लीफ ऑफ टोबैको। ठीक है, ये तंबाकू का पत्ती है, बना लो पहले मैं ठीक से।
ये तंबाकू का पत्ती है, इस तंबाकू के पत्ती में क्या हुआ था, चितेर रोग लग गए थे। ठीक है, इस प्रकार से ये चितेर रोग लग गए थे इस पत्ती पर। इस चितेर रोग का अध्ययन करते समय क्या हुआ था, हमें पता चला था कि टोबैको मोजाइक वायरस होता है, जिसकी वजह से तंबाकू की पत्तियां ऐंठ जाती है, जिसकी वजह से तंबाकू की पत्तियां ऐंठ जाती है। इतना क्लियर हुआ, नो डाउट। ठीक, आगे देखो है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट में आ जाएगा आपका बैक्टीरियोफेज वायरस, जिसको हम जीवाणु भोजी कहते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस यानी कि जीवाणु भोजी की बात करते हैं। तो जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज वायरस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जीवाणु भोजी विषाणु। जीवाणु भोजी विषाणु के अगर हम डेटा साइज की बात करते हैं तो इसका साइज क्या हो जाएगा, 0.017 म्यूमीटर, 0.017 म्यूमीटर होता है। अगर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कितना आएगा, तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 17.50 नैनोमीटर। ठीक है, 17.50 नैनोमीटर ये आएगा, इसका नैनोमीटर में साइज आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरियोफेज होता क्या है, तो बैक्टीरियोफेज बेटा एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को ही खत्म कर देता है, बैक्टीरिया का सफाया करने के लिए जिम्मेदार होता है बैक्टीरियोफेज। इतनी पॉइंट याद हुई बेटा, जो बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी विषाणु होता है, वो होता है आपका 0.017 नैनोमीटर म्यूमीटर का होता है। इसको नैनोमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया तो 17 × 10 नैनोमीटर आया। इतनी समझ में आई बेटा। अगली पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो एक होता है पोलियो वायरस। ठीक है, पोलियो वायरस, पोलियो वायरस, पोलियो वायरस। अगर हम पोलियो वायरस के साइज की बात करते हैं तो पोलियो वायरस का जो साइज होता है बेटा वो होता है आपका 0.02 म्यूमीटर। पोलियो वायरस का जो साइज होता है वो होता है 0.02 म्यूमीटर। और इसके अगर हम खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। लैंड स्टीनर और पॉपर नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1909 ईस्वी में पोलियो वायरस की खोज की थी। ठीक है, इसके अगर हम साइज की बात करते हैं तो ये होता है 0.02 म्यूमीटर, 0.02 म्यूमीटर। अगर इसी को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो नैनोमीटर में ये आता है 20×27 NM। ठीक है, 20×27 नैनोमीटर। अब अगर इसके खोज की बात किया जाए तो खोज किसने किया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पोलियो वायरस की खोज की तो पोलियो वायरस का खोज लैंड स्टीनर एवं पॉपर ने 1909 ईस्वी में किया था। लैंड स्टीनर तथा पॉपर ने क्या किया था, 1909 ईस्वी में किया था। देखो बेटा ये पॉपर लिखा हुआ है, पोपट नहीं बनाना इसको। ठीक है, जो लिखा हुआ है पोपर, इसका पोपट नहीं बनाना है। लैंड स्टीनर एवं पॉपर ने पोलियो वायरस की खोज की थी। इतनी पॉइंट समझ में आया बेटा। तो हमने लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट वायरस होते हैं, महत्वपूर्ण जीवाणु होते हैं, जहां से क्वेश्चन एराइज होता है कि इनकी साइज क्या होती है, इनकी डिस्कवरी किसने की थी, तो उन सभी पॉइंट्स को हमने कंप्लीट कर दिया है। क्या क्या हमने देखा कि जो जनरली वायरस होते हैं, सामान्यतः जो विषाणु होते हैं, उनकी जो संरचना होती है बेटा वो होती है 200 म्यूमीटर से कम, 200 म्यूमीटर से कम होती है। जबकि सबसे छोटे विषाणु यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट वायरस की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट वायरस का नाम होता है खुरपका मुखपका रोग उत्पन्न करने वाला। ठीक है, खुरपका मुखपका वायरस। ठीक, खुरपका मुखपका वायरस, इसको फूट एंड माउथ डिजीज के नाम से जानते हैं। इसकी जो साइज होती है वो 10 म्यूमीटर होती है, 10 म्यूमीटर होती है। इसकी खोज लाफलर तथा फ्रॉस्ट नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में किया था। कब किया था ये भी याद करना, लाफलर एवं फ्रॉस्ट नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में किया था। उसके बाद अगली पॉइंट में हमने यह लिखा था कि सबसे बड़ा विषाणु यानी कि लार्जेस्ट वायरस की बात करते हैं। तो लार्जेस्ट वायरस की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल पॉक्स, जिसको हम वायरियोला के नाम से जानते हैं, इसे हम छोटी माता या चेचक कहते हैं। देखो छोटी माता या चेचक गांव में अगर किसी को निकल जाती है तो वहां पर लोग इसको बड़ी ही मान्यता देते हैं, इसको माता रानी कहकर बुलाते हैं। जिस किसी भी इंसान को, बंदा को या बंदी को निकली होती है,
घर वाले उसकी बड़ी ज्यादा साफ सफाई करते हैं और सेवा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ गांव में जो छोटी माता होती है उसको बहुत ही ज्यादा मान्यता दी जाती है। और अगर हम बात करते हैं छोटी माता का एक चेचक होता टीका है जिसको हम चेचक के टीके के नाम से जानते हैं, उसकी खोज सबसे पहले एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इतने पॉइंट क्लियर हुआ? चलो फटाक से कमेंट कीजिए यस सर। चलो आगे बात करते हैं। तो हम बात करते हैं हमारे पास टीएमवी वायरस है, टीएमवी यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस, जो तंबाकू की पत्तियों पर चितेर रोग का अध्ययन करते समय मिला था, जिसकी खोज इवानोवस्की ने किया था। आगे की बात करते हैं, इसकी संरचना कितनी ऐसी होती है, यानी कि ये कितना बड़ा होता है, ये होता है 0.015 म्यूमीटर, यानी कि अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 15 गुणे 300 नैनोमीटर का होता है। आगे हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज, जीवाणुभोजी जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो जीवाणुभोजी जो होता है बेटा वो 0.017 म्यूमीटर का होता है। अगर इसी को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो हो जाएगा 17 × 50 नैनोमीटर। इतना क्लियर हुआ? आगे की बात करते हैं पोलियो वायरस की। जो पोलियो वायरस होता है वो होता है 0.02 म्यूमीटर का। ठीक है, पोलियो वायरस का होता है 0.02 म्यूमीटर का होता है। अगर इसी को हम नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दे तो वो आता है 20 × 27 नैनोमीटर आता है। अगर हम पोलियो वायरस की खोज की बात करते हैं तो खोज किसने किया था? तो लैंडस्टीनर एम कोपर नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में पोलियो वायरस की खोज की थी। एक बार फटाक से मैंने इसको संरचना को रिवाइज कर दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसकी आकृति कैसी होती है, शेप कैसी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप वायरस कितने प्रकार के होते हैं उसको लिखेंगे। फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बेटा, अब अगर हम बात करते हैं कि विषाणु की आकृति कैसी होती है, ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है, तो शेप से पहले हम एक और वायरस का नाम जानते हैं जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। वह वायरस जो लॉकडाउन का वजह बना, वह वायरस जो करोड़ों लोगों की जिंदगियां, करोड़ों लोगों को सड़क से उठा करके बंगले तक और बंगले से उठा करके सड़क तक पहुंचा दिया, उस वायरस की बात करते हैं। हम बात करते हैं कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस जिसको हम कोविड के नाम से भी जानते हैं। तो कोरोना वायरस का साइज क्या होता है? कोरोना वायरस के साइज की बात करते हैं तो इसका साइज जो होता है वो 50 म्यूमीटर से लेकर के 50 नैनोमीटर से लेकर के 140 नैनोमीटर के बीच में होता है। 50 नैनोमीटर से 140 नैनोमीटर के बीच में होता है। इतनी बात समझ में आई बेटा? चलो आगे हम बात करते हैं इसकी संरचना की। संरचना की बात करते हैं तो संरचना हमने पहले आकार देख लिया, अब हम बात करेंगे इसके नंबर बी पर आकृति की। आकृति की बात करते हैं, इसको हम करते हैं शेप। आकृति की बात करते हैं यानी कि हम शेप की बात करते हैं, इसकी शेप कैसी होती है। तो जो हमारा वायरस होता है इसके शेप के बारे में सबसे पहले बताए थे ताकाहाशी। ठीक है, ताकाहाशी। ठीक है, ताकाहाशी। ठीक है, ताकाहाशी एवं रावलिन ताकाहाशी एवं रावलिन ने 1933 ईस्वी में सर्वप्रथम विषाणु के आकृति के बारे में बताया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं विषाणु की आकृति के बारे में किसने बताया बेटा? तो विषाणु का जो आकृति है इसके बारे में बताया था सबसे पहले ताकाहाशी एवं रावलिन ने 1933 ईस्वी में। याद रखना ताकाहाकी है ना कि ताकाझाकी है। ठीक है, ताकाझाकी आप मत करने लगना, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ताकाझाकी की जगह पर आपको ताकाहाशी याद करना है। ताकाहाशी और रावलिन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर के विषाणु की संरचना के बारे में 1933 ईस्वी में बता दिया कि भाई कौन सा विषाणु किस आकार का होता है, कौन सी संरचना उसके पास पाई जाती है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। तो हमारे पास कुछ विषाणु होते हैं जिनकी हमने संरचना देखी, संरचना में जिनका हमने साइज देखा, उसी की हम बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे नंबर 1 पर आ जाता है स्मॉल पॉक्स वायरस। ठीक है, स्मॉल पॉक्स वायरस जिसको हम छोटी माता कहते हैं, छोटी माता।
अगर बेटा हम छोटी माता की बात करते हैं तो छोटी माता की जो संरचना होती है, स्मॉल पॉक्स की जो संरचना होती है वो होती है ब्रिक लाइक। ठीक है, ब्रिक लाइक। ब्रिक देखे हो ना भैया, ईटा, ईटे के समान छोटी माता की संरचना होती है। ठीक है, अगर हम कहें ईट के आकार का, ईट के आकार का। अगली पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो अगला पॉइंट में हमें मिल जाता है हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं तो इन्फ्लुएंजा का जो साइज आकार होता है वो होता है स्फेरिकल, 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 यानी कि ये होता है गोलाकार, गोलाकार। इन्फ्लुएंजा क्या होता है बेटा? तो इन्फ्लुएंजा होता है गोलाकार। आगे हम बात करते हैं तो हमारे पास मिल जाता है टीएमवी, जिसको टोबैको मोजाइक वायरस कहते हैं, टीएमवी। ठीक है, टीएमवी, टीएमवी जो होता है बेटा वो होता है रॉड शेप। टीएमवी क्या होता है? रॉड शेप्ड होता है, रॉड शेप्ड होता है, यानी कि छड़नुमा होता है, छड़नुमा, छड़नुमा होता है। अगली पॉइंट पर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। अगर हम बैक्टीरियोफेज वायरस की बात करते हैं, जीवाणु भोजी विषाणु की बात करते हैं तो ये होता है टैडपोल लाइक, टैडपोल, टैडपोल लाइक, टैडपोल लाइक, यानी कि ये टैडपोल जैसा होता है, टैडपोल के जैसा, टैडपोल के जैसा। बेटा टैडपोल होता क्या है? टैडपोल इस प्रकार से होता है, देख लो, इस प्रकार से होता है। तो जो मेढक का बच्चा होता है और मछली का जो बच्चा होता है, ठीक है, बच्चा नहीं कह सकते, मेढक का लार्वा और मछली का जो लार्वा होता है उसको हम टैडपोल कहते हैं। तो उस लार्वा के समान ही इस बैक्टीरियोफेज का जो शेप होता है वो होता है, आकृति होती है। अब आगे आपको हम बताएं कि अभी हमने यहाँ पर आपको कोरोना वायरस के बारे में बताया, जिसकी कोविड हमें बताया, तो कोविड के बारे में बात करते हैं। तो जो कोविड होता है, ठीक है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस की जो संरचना होती है वो होती है क्राउन लाइक, क्राउन लाइक, यानी कि ताज, ताज देखे ना भैया, सिर पर ताज, ताज की जैसा। ठीक है, कोरोना वायरस की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? ताज के जैसा। एक बार फिर से देखो भैया, जो स्मॉल पॉक्स यानी कि वायरस होता है, वेरियोला, उसकी जो संरचना होती है वो होती है ब्रिक लाइक, ईंट के आकार की होती है। बात समझ में आई? और इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहीं पर इन्फ्लुएंजा वायरस की, तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। टीएमवी की बात करते हैं तो टीएमवी रॉड शेप यानी कि छड़नुमा होता है। बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं तो बैक्टीरियोफेज जो आपका टैडपोल लाइक होता है। और अगर वहीं पर हम अंत में कोरोना वायरस की बात करते हैं, भाई इन्होंने काफी हमारा पीछा किया लेकिन हार भी गए हमारे यहाँ के महान वैज्ञानिकों से। ठीक है, तो कोरोना वायरस जो होता है वो क्राउन लाइक होता है, ताज, जो सिर पर ताज होता है, ये सिर पे ताज जो सहता है उस आकार का ये कोरोना वायरस होता है। ओके, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे हम बात करते हैं इसी के सीरीज में जो हम पढ़ रहे हैं विषाणु की संरचना और रासायनिक संगठन में। तो यहाँ पर संरचना समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे रासायनिक संगठन के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे, चलो बेटा अभी हम बात करते हैं कि विषाणु का रासायनिक संगठन कैसा होता है, यानी कि हम क्या पढ़ेंगे अभी हम पढ़ेंगे रासायनिक संगठन के बारे में। रासायनिक संगठन, ठीक है, रासायनिक संगठन इसका मतलब क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं कि जो विषाणु होता है उसमें कितने केमिकल पाए जाते हैं, तो यहाँ पर अगर हम विषाणु की बात करते हैं तो विषाणु जो होता है वो बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन की, न्यूक्लियो प्रोटीन की बना होता है। विषाणु की जो बॉडी होती है वो बेटा बनी होती है न्यूक्लियो प्रोटीन की। अब बेटा अगर हम न्यूक्लियो प्रोटीन की बात करते हैं तो न्यूक्लियो प्रोटीन में दो वर्ड आता है, पहला आता है न्यूक्लियो, ठीक है, न्यूक्लियो, और दूसरा जो आता है वो होता है प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन। अब अगर यहीं पर हम न्यूक्लियो की बात करते हैं तो न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, और जो दूसरा वर्ड होता है
प्रोटीन, तो प्रोटीन का मतलब होता ही है प्रोटीन। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वायरस होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, यानी कि इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो दो होगा, एक न्यूक्लिक एसिड कोर होगा और दूसरा प्रोटीन कोर होगा। इतनी बात समझ में आई? चलो अभी देखते हैं। तो न्यूक्लियोप्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल संगठन की बात करते हैं तो नंबर 1 पर इसमें आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड कोर। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कोर यानी कि न्यूक्लिक अम्ल क्रूड, न्यूक्लिक अम्ल क्रूड। और दूसरा जो होता है वो होता है प्रोटीन कोर, यानी कि प्रोटीन क्रूड। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल क्रूड या प्रोटीन क्रूड दो अलग अलग केमिकल पाए जाते हैं वायरस के अंदर। तो सबसे पहले बेटा हम बात कर लेंगे न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है, नंबर 1 पर हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड कोर की, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल क्रूड। न्यूक्लिक अम्ल क्रूड की अगर आप बात करते हैं तो देखो इस वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो या तो डीएनए, न्यूक्लिक अम्ल यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ को। तो वायरस के अंदर न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए में से कोई एक होगा। ठीक है, डीएनए या आरएनए में से कोई एक होगा। इस बात को याद रखिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, तो डीएनए या आरएनए में से कोई एक न्यूक्लिक अम्ल विषाणु में उपस्थित होगा। तो आगे की पॉइंट में हम बात करते हैं कि जो सामान्यतः पादप होते हैं। ठीक है, सामान्यतः पादप विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ सामान्यतः पादप विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए उपस्थित होता है। क्या होता है? आरएनए उपस्थित होता है। लेकिन कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस यानी कि फूल गोभी मोजाइक वायरस में आनुवंशिक पदार्थ में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है। इतनी बात समझ गया बेटा कि सामान्य रूप से जो पौधे होते हैं उसके विषाणु जो होते हैं पौधों के विषाणु में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। लेकिन एक ऐसा है जो अपने लक्षण अपने खानदान को छोड़ करके एक दूसरे खानदान में चला गया है, जिसको हम कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस करते हैं। इसके अंदर आरएनए की जगह पर डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इतनी कंफर्म हुई बेटा। एक आता है आपका रीवो वायरस। ठीक है, इसके अलावा एक आता है रीवो वायरस, यहीं पे लिखता हूं मैं रीवो वायरस। ये भी पादप वायरस है। इस रीवो वायरस में भी डीएसडीएनए पाया जाता है। डीएसडीएनए का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड, द्विसूत्रित डीएनए पाया जाता है। एक होता है कॉलीफेज 5x174। ठीक है, वायरस कॉलीफेज 5x174 वायरस। इसके अंदर भी जो आनुवंशिक पदार्थ होता है बेटा वो डीएसडीएनए होता है। डीएसडीएनए यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। इस पॉइंट को भी नोट करिए माय लॉर्ड, दिस पॉइंट इज नोटेड कि रीवो वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है और कॉलीफेज 5x174 वायरस में भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं बेटा कि जो हमारे जंतु होते हैं, अभी तो हमने देख लिया पौधे होते हैं, तो अगर हम जंतुओं की बात करते हैं तो जंतुओं में सामान्य रूप से जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो डीएनए होता है। लेकिन कुछ ऐसे लतखोर वायरस हैं, ठीक है, लतखोर वायरस है, इनको गिरा गिरा करके मारा जाए तब पर भी ये नहीं सुधरेंगे। ये वायरस क्या करते हैं ससुरे
कि अपने अंदर आनुवंशिक पदार्थ आरएनए को रख लेते हैं। ये गड़बड़ हुई ना बेटा, अगर सब डीएनए रख रहे हैं तो तुम क्या आरएनए रख रहे हो, बकलोनी कर रहे हो, तुमको भी डीएनए ही रखना चाहिए था ना, परेशान कर रहे हो फालतू का। चलो देखते हैं। तो सामान्यतः जंतु वायरस में आनुवंशिक समानांतर जंतु वायरस में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, परंतु कुछ वायरस में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए उपस्थित होता है। ठीक है, सामान्यतः अगर हम बात करते हैं जो जंतु वायरस होते हैं उनके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है बेटा, वो आनुवंशिक पदार्थ तो डीएनए होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हरामजादे वायरस हैं जिसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए की जगह पर आरएनए उपस्थित होता है। चलिए उन वायरस की बात करते हैं। एक ट्रिक हमने बनाया है, उसको अगर आप याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि उसमें किस वायरस के अंदर किस प्रकार का आरएनए पाया जाता है। तो एक होता है इन्फ्लारोस एड्स पॉलीमाइलिटिस। इन्फ्ला एड्स, देखो मैं लिखता हूं, ट्रिक लिखता हूं, वो हो जाता है इन्फ्लारोस एड्स पॉलीमाइलिटिक SSRNA। इन्फ्लारोस एड्स पॉलीमाइलिटिस RNA। ठीक है, तो अगर हम बेटा बात करते हैं इन्फ्लारोस की, तो इन्फ्लारोस से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो SSRNA होता है, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। दूसरा आता है रोस में हमें लिखा है, तो रोस से यहां पर हो जाएगा आपका रोस सर्कोमा। ठीक है, रोस सर्कोमा वायरस। रोस सर्कोमा वायरस में भी होता है यस RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। अब बेटा अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर एड्स लिखा हुआ है, एड्स हो जाएगा आपका जो AIDS होता है, एड्स जिसको हम एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो एड्स वायरस जो होता है, ठीक है, अगर हम एड्स की बात करते हैं तो इसमें भी क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। ये बात कंफर्म हुई। आगे बात करते हैं तो आगे आपको मिल जाएगा ठीक है, पॉलीमाइलिटिक वायरस की बात करते हैं तो पॉलीमाइलिटिक वायरस में भी SSRNA मिल जाएगा। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे जंतु वायरस जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है, तो वो ये है इन्फ्लुएंजा, रोस सर्कोमा, एड्स और पॉलीमाइलिटिस। ठीक है, ये वायरस जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। इतनी बात समझ जाए बेटा। आगे चलो, आगे हम बात करते हैं, आगे पॉइंट की बात करते हैं। तो आगे पॉइंट में क्या हो जाएगा, तो आपके पास जो बैक्टीरियोफेज होता है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज में भी अपवाद है। तो सामान्यतः जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, सामान्यतः बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणु भोजी, सामान्यतः जो जीवाणु भोजी होते हैं इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, लेकिन MS2 F2 R17 बैक्टीरियोफेज, ठीक है, लेकिन MS2 F2 तथा R17 बैक्टीरियोफेज में आनुवंशिक पदार्थ RNA पाया जाता
है। इतना समझ में आया बेटा कि जो आपके बैक्टीरियोफेज होते हैं, वैसे तो बैक्टीरियोफेज की कई जातियां इस पृथ्वी पर उपस्थित है। तो बैक्टीरियोफेज जो होता है बेटा, बैक्टीरियोफेज में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो तो डीएनए होता है, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हो जाता है। MS2, F2, R17 बैक्टीरियोफेज, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ जो होता है बेटा वो आपका यहाँ पर आरएनए हो जाता है। और अगर हम कुछ विषाणुओं की बात करते हैं तो जो सामान्य रूप से विषाणु होते हैं उसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 5174 बैक्टीरियोफेज और S53 ई कोलाई फेज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एकल सूत्रिका होता है। इतनी पॉइंट आपको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम बताते हैं कि जो जंतु के वायरस होते हैं उसमें डीएनए किस प्रकार का होता है। ठीक है, चलो अगर बेटा हम बात करते हैं जो सामान्यतः जंतु विषाणु में डीएनए डबल स्ट्रैंडेड यानी कि dsDNA पाया जाता है, dsDNA पाया जाता है। परंतु कुछ जंतु विषाणु में डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सामान्यतः जो हमारे पास जंतु विषाणु होते हैं इनके अंदर क्या होता है, जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास हरामजादे विषाणु हैं जिनके पास क्या होता है, डीएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, एकदम से कुत्ता पाना ये कर देते हैं, जब भाई सबके पास डबल स्टैंडर्ड था तो तुम काहे सिंगल स्टैंडर्ड लेकर के पैदा हुए, बताओ। सबके पास डबल स्टैंडर्ड था लेकिन तुम सिंगल स्टैंडर्ड के बाद आकर के फंसा दिए, एक क्वेश्चन लड़कों के लिए और बढ़ा दिए। तो अगर हम बात करते हैं किससे पाया जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की तो 5174 बैक्टीरियोफेज 5174 बैक्टीरियोफेज कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। उसी के बाद अगर हम इसी में बात करते हैं तो ये आता है S/3, ठीक है, S/3 कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। उसके बाद आता है ई कोलाई फेज की बात करते हैं तो ई कोलाई फेज में भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए उपस्थित होता है। चलो इनका भी नाम हमने याद कर लिया कि 5174 बैक्टीरियोफेज, ठीक है, 5174 बैक्टीरियोफेज कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, 5170 बैक्टीरियोफेज कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, S/3 कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ई कोलाई फेज कंटेन एस डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। इतनी बात समझ में आई बेटा। चलो आगे की हम बात को समझते हैं। आगे क्या हो जाएगा, सामान्यतः जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अभी तो हमने देखा कि जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, चाहे वो जंतु के विषाणु में किसी भी विषाणु में पाया जाए। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर आरएनए की बात करते हैं, अभी तो हमने डीएनए की बात किया, तो अब अगर हम बात करते हैं जो सामान्यतः आरएनए होते हैं, सामान्यतः आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड यानी कि एसएसआरएनए होता है। लेकिन कुछ विषाणु में आरएनए डबल स्ट्रैंडेड
यानी कि DsRNA होता है। कितनी बात समझ गया बेटा? सामान्यतः जो आरएनए होता है वो क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी विषाणु इस धरती पर उपस्थित हैं, इस दुनिया में उपस्थित हैं, जिनके पास जो आरएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड द्विसूत्री वाला होता है। चलिए उनका अगर हम नाम की बात करते हैं तो आपका रिवो वायरस आ जाता है, वाउंड ट्यूमर वायरस आ जाता है, राइस डॉर्फ वायरस आ जाता है। कौन कौन सा अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर रिवो वायरस, एक आता है वाउंड ट्यूमर वायरस, एक आता है राइस ड्वार्फ वायरस, रिवो वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस, राइस ड्वार्फ वायरस में DsRNA पाया जाता है। DsRNA यानी कि डबल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। एक एक पॉइंट को मैं अलग से हाईलाइटेड करके लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये घुस जाए, ठीक है, कभी भी बाहर ना निकलने पाए। तो याद रखना कि जो रिवो वायरस होता है, वाउंड ट्यूबर वायरस जो होता है, और जो राइस ड्वार्फ वायरस होता है, उसमें जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ये जो वायरस है ये पौधों के वायरस है, न कि जंतु के वायरस। ये क्या है? ये पादप वायरस है, ठीक है, इतना याद रखना है कि पादप वायरस है बेटा। और इधर जो हमने बताया 5174 बैक्टीरियोफोज, S53 ई कोलाई फिर बताया, ये सभी क्या है? जंतु वायरस है। इसको भी याद रखना, कंफ्यूज मत होना जंतु वायरस पादप वायरस में, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा अलग होते हैं। अब आगे अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास एक वायरस और आता है जिसका नाम है कोरोना वायरस, ठीक है। हमने कई बार बताया आपको कोरोना वायरस की बेटा बात करते हैं तो कोरोना वायरस के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। कोरोना वायरस के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। एक और वायरस है जो अभी बहुत तेजी से सुर्खियों में था, जिसके वजह से आई फ्लू होता था, ठीक है, बहुत तेजी से सुर्खियों में था, जिसकी वजह से आई फ्लू होता था, जिसको हम देखो पिंक आई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आई फ्लू को हम पिंक आई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आई फ्लू, आई फ्लू, जिसको हम पिंक आई भी कहते हैं, पिंक आई, ठीक है, पिंक आई भी कहते हैं, या फिर इसी को हम कहते हैं एक और नाम कॉन्जुगेटिव्स, ठीक है, कॉन्जुगेटिविटीज। इसका मतलब होता है आंख आना। तो बेटा आंख आने का वजह कौन सा है? आंख किस वायरस की वजह से आता है? तो आंख आने का जो वजह होता है उसके पास कई वायरस होते हैं, ठीक है। बचपन में क्या होता था कि हम लोग बाहर सो जाते थे, ठीक, तो हमारी आंखें फूल जाती थी, बहुत ज्यादा कीचड़ आ जाता था, ठीक है, बहुत ज्यादा कीचड़ आ जाता था, तो लोग कहते थे कि शीत गर्म से इसका आंख आ गया। वहां पर शीत गर्म नहीं होता था बच्चा, वहां पर कुछ वायरस होते हैं जिनका नाम हम वही आपको बता दें। तो एक आता है एडनोवायरस, एंटीनोवायरस और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। 3 वायरस होते हैं, एडनोवायरस और एंटेरोवायरस और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ये 3 वायरस होते हैं, याद रखना। एडिनोवायरस, दूसरा आता है एंटेरोवायरस, तीसरा आता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। ये 3 हो गए। अब अगर बेटा हम बात करते हैं एडिनोवायरस में किस प्रकार का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, तो एडिनोवायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएसडीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएसडीएनए होता है। और अगर बात करते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की, तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में भी क्या होता है? डीएसडीएनए होता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में क्या होता है? डीएसडीएनए होता है, डीएसडीएनए होता है। अब अगर हम बात करते हैं एंटीरोवायरस, तो एंटीरोवायरस में जो होता है वो होता है SSRNA
ए। ठीक है, इतनी बात याद रखना बेटा, जो आई फ्लू होता था वो शीत गर्म से नहीं, वो इन 3 वायरस की वजह से होता था। ठीक है, जिसको हम पिंक आई के नाम से जानते हैं। कौन कौन सा? एडिनो वायरस, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में। उसके बाद जो होता है एंटीरो वायरस, जिसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में। और इसके बाद होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में। एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सर जी पूरा का पूरा इंग्लिश में क्यों लिखे? बेटा देखो, इंग्लिश और हिंदी का नाम दोनों एक ही है, तो इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा आसान हो जाता है लिखने के लिए, जल्दी से लिखा जाता है, इसलिए मैं इंग्लिश का उपयोग कर लिया। ठीक है, बस कोई बड़ा मेजर नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है हिंदी और इंग्लिश के नामों में। अगर आपको इंग्लिश नहीं पढ़ने आती तो आप सीख लीजिए, क्योंकि आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आप इंग्लिश सीख लेंगे तो ठीक है। ठीक है, अब इंग्लिश का नाम है तो नाम हमने इंग्लिश में रख दिया, कोई बड़े इशू नहीं है। अब आगे की अगर हम बात करते हैं, इतना तो हमारा हो गया। अब आगे की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, प्रोटीन कोर क्या होता है, लेकिन प्रोटीन कोर समझने से पहले एक पॉइंट हम और समझते हैं। देखो, आनुवांशिक पदार्थ होता है तो आनुवांशिक पदार्थ के अंदर गुणसूत्र पाए जाने तय होते हैं। डीएनए हो या आरएनए हो, उसके अंदर जीन, ठीक है, गुणसूत्र उपस्थित होंगे ही होंगे, क्योंकि बिना गुणसूत्र के कोई भी काम नहीं होने वाला है। ना तो आगे की जनरेशन बनेगी, ना तो पीछे का कुछ लक्षण मिलेगा बिना गुणसूत्र के। तो अगर हम बात करते हैं, सामान्यतः जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 100। ठीक है, सामान्यतः जो बड़े वायरस होते हैं, बहुत बड़े बड़े वायरस जिसमें होते हैं, उसमें गुणसूत्र की संख्या होती है 100। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आपका मिल जाएगा यहाँ पर वक्सीनिया, जिसको हम काउ पॉक्स के नाम से जानते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सामान्यतः विषाणुओं में गुणसूत्र की संख्या, सामान्यतः विषाणुओं में गुणसूत्र की संख्या 100 होती है। जैसे इस विषाणु में हमने बताया अभी वक्सीनिया, जिसको हम काउ पॉक्स के नाम से जानते हैं। वक्सीनिया में क्या होता है? विषाणुओं की संख्या 100 होता है। अगर उसी में हम दूसरे पॉइंट पे लिखते हैं तो कुछ छोटे विषाणु जो होते हैं जिसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? 3 से 4 होती है। छोटे विषाणु में गुणसूत्र की संख्या 3 से या फिर 3 या 4 होती है, 3 और 4 होती है। छोटे विषाणु में यानी कि किसके अंदर 3 या 4 विषाणु 3 या 4 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो वो है एएवी वायरस। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो जैसे में ये आपका आ जाता है एएवी, जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए। जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, यानी कि ये कौन सा होता है? ये होता है आपका डीएनए वायरस। अब अगर इसके पूरे नाम की बात करते हैं तो एडिनो एसोसिएटेड वायरस। इसका पूरा नाम क्या है? एएवी का। एएवी का पूरा नाम है एडिनो एसोसिएटेड वायरस। एडिनो एसोसिएटेड वायरस जो होता है बेटा, इसके अंदर जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो तो या 3 होगी या फिर 4 होगी। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? ये बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? चलो आगे की बात करते हैं। तो आगे तो हमारा इतना हो गया, एक बार इसको वापस से रिवाइज कर देते हैं। सुना, चलो इधर देखा। जो सामान्य रूप से विषाणु होता है, इसका जानवर का जो सामान्य रूप से विषाणु होता है, उसके अंदर जो डीएनए पाई जाता है वो होता है डबल स्टैंडर्ड, यानी कि डीएस प्रकार का डीएनए पाई जाता है। ठीक है, डीएस का मतलब दिनेश शुक्ला नहीं, डबल स्टैंडर्ड। बुझा? आगे देखा। लेकिन कुछ ऐसा हरामखोर विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं ना, कि जो अपने परिवार के बात नहीं मानते हैं, वो क्या करते हैं? उल्टे पुल्टा काम करते हैं। वो डबल स्टैंडर्ड की जगह का ले लेते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड ले लेते हैं, यस डीएनए ले लेते हैं। अब देखा, अगर हम बात करते थे यस डीएनए कौन कोने में पाए जाते हैं, तो देखा 5-174 बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस होता है। ठीक है, 5-174 बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस होता है, जहां सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। उसके बाद यस बाई 3 वायरस होता है, जहां पर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है।
आगे इकोलाई फेज की बात करते हैं तो इकोलाई फेज में भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाई जाते हैं। आगे देखा कुछ ऐसा आरएनए होते हैं, कुछ ऐसा आरएनए वायरस होते हैं जहां पर हो सकता हूं तो हमारा होता है सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, लगभग समझ रहा हूँ सिंगल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी होता है जहां पर वो डबल स्टैंडर्ड पाई जाते हैं, बड़ा हरामखोरी वाला काम करते हैं। उन्होंने देखकर क्या करता है, रीवो वायरस हो, वाउंड ट्यूमर वायरस हो, राइस ड्वार्फ वायरस हो। देखो राइस ड्वार्फ वायरस बच्चा वो चावल के पौधों को बड़ा नहीं होने देता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड की जगह पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, डीएस आरएनए पाया जाता है। ओके, इतना बात समझ में आया। लेकिन कुछ ऐसे भी विषाणु है जहां पर पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, ओकर नाम हो कोरोना वायरस, जो बहुत जने के रोडी पर ले आई दिएस और बहुत जने के रोडी पर से बंगला में पहुंचाई दिएस। आगे बात करें आई फ्लू का, जेके हम पिंक आई कहते हैं, यानी कि अखिया खूब लाल लाल हो जाता है, घोंघा जैसे फूल जाता है, ठीक है, अखिया लाल लाल हो गया, घोंघा जैसे फूल जाता है आई वायरस में, आई फ्लू में। और बहुत तेजी से कीचड़ निकल रहा है, जो भाग भाग कीचड़ निकल रहा है, वो कौन कारण से होता है हो जाने लगे। तो आई फ्लू वायरस जो होता है वो एडिनो वायरस जेके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाई जाता है। दूसरा होता है एंटीरो वायरस जेके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाई जाता है। और एक होता है हर्पिक सिंप्लेक्स वायरस, वो बहुत खतरनाक वायरस, वो बच के रहे से, एक अंदर डीएस डीएनए पाई जाता है। समझ में आए कि नहीं? आगे देखा, अब हम आगे एक बाद हम पढ़ा प्रोटीन कोड, यानी कि प्रोटीन कोड के बारे में पढ़ा। प्रोटीन कोड क्या होता है, तो प्रोटीन का एक नाम हुआ है, प्रोटीन का दूसरा का नाम जो होता है वो कैप्सिड होता है, ठीक है। प्रोटीन का दूसरा नाम क्या होता है, कैप्सिड होता है। अब कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है और उसका काम क्या होता है। कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, लेकिन वो पूरा का पूरा प्रोटीन जो कहलाता है वो कैप्सोमियर कहलाता है। क्या कहलाता है, कैप्सोमियर। और उसका काम क्या होता है, तो जीवाणु का जो शरीरिया होता है वो पूरा ढक के रखता है। समझ गए कि नहीं? चलो आगे देखकर हम हेडिंग डाल लेती प्रोटीन कोड। अगला चलेगा हमारा दूसरा। पहले तो हमने न्यूक्लिक एसिड कोड पढ़ लिया, दूसरा पढ़ेंगे हम प्रोटीन कोड, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन कोड। कितना समझ आया भाई? प्रोटीन कोड। देखो प्रोटीन कोड को हम कैप्सिड नाम से भी जानते हैं, तो इसका हम लिख लेंगे कि प्रोटीन कोड, COAT कोड ना। देखो प्रोटीन कोड का पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रोटीन कोड को कैप्सिड के नाम से भी, कैप्सिड के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन कोड को कैप्सिड के नाम से भी जाना जाता है। ये बात समझ में आया कि नहीं? प्रोटीन कोड जो होता है, कोड जो होता है, उसको हम दूसरा नाम देते हैं कैप्सिड। अब बात करते हैं कि ये जो कैप्सिड होता है ये क्या होता है। कैप्सिड की जो संरचनात्मक इकाई होती है वो होती है कैप्सोमियर, ठीक है। कैप्सिड की संरचनात्मक इकाई, कैप्सिड की संरचनात्मक इकाई, कैप्सिड की जो संरचनात्मक इकाई होती है उसको हम कहते हैं कैप्सोमियर, ठीक है। कैप्सिड की जो संरचनात्मक इकाई होती है उसको कहते हैं कैप्सोमियर। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कैप्सिड, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन कोड, तो आंसर इज द कैप्सोमियर, ठीक है। कैप्सोमियर को हम प्रोटीन कोड की संरचनात्मक इकाई के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आया बेटा? अब अगर हम बात करते हैं तो कैप्सोमियर जो होता है वो, उसकी संख्या, आकार, ठीक है, वो बदलता रहता है। अगर हम बात करते हैं तो कैप्सोमियर की संख्या, इसी में लिखेंगे कैप्सोमियर की संख्या, कैप्सोमियर की संख्या कामा आकार, कैप्सोमियर की संख्या कामा आकार, कैप्सोमियर की संख्या कामा आकार एवं संरचना, एवं संरचना घटती बढ़ती रहती है,
बढ़ती रहती है। इतना समझ में आया बेटा? कैप्सोमियर जो होती है उसकी संख्या जो होती है वो, उसकी आकार जो होती है वो, और उसकी जो संरचना होती है वो घटती बढ़ती रहती है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो एक ही कारण है, अलग अलग विषाणु के जो साइज होती है, संरचना आकृति होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग विषाणु का शेप और साइज अलग अलग होता है, तो वहां पर अगर विषाणु की साइज छोटी है तो वहां पर कैप्सोमियर की संख्या कम होगी, ठीक। और अगर विषाणु की साइज बहुत ज्यादा है तो वहां पर कैप्सोमियर की संख्या ज्यादा होगी। सपोज दैट एक एग्जांपल लेना, जैसे मान लीजिए आपको ईंट का खड़ंजा बिछाना है, ईंट का रास्ता बिछाना है, ठीक है, इंटरलॉक करना है 1 किलोमीटर, ठीक है, एक जगह पर, और दूसरी जगह पर करना है आपको आधा किलोमीटर। तो आप बताइए 1 किलोमीटर वाले इंटरलॉकिंग में ज्यादा ईंट लगेगा या जो 500 मीटर है, आधा किलोमीटर वाला जो है वहां पर ज्यादा ईंट लगेगा? बेसिकली आप आंसर देंगे 1 किलोमीटर वाले इंटरलॉकिंग में ज्यादा ईंट लगेगा। ठीक उसी प्रकार से जो विषाणु होता है उसकी आकृति अगर छोटी है तो वहां पर जो कैप्सोमियर की संख्या होगी वो कम होगी, और अगर आकृति बड़ी है तो कैप्सोमियर की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, संरचना के आधार पर भी कैप्सोमियर बढ़ घट सकते हैं। इसकी बात हो गई। आगे की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ विषाणु कण पाए जाते हैं जिसको हम एक विषाणु कण का जो प्रोटीन कोट होता है वो जीनोम द्वारा घिरा होता है। ठीक है, किसी भी विषाणु का, ठीक है, किसी विषाणु का प्रोटीन कोट जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड जीनोम द्वारा घिरा होता है। इतनी बात समझ में आई भैया? कोई भी विषाणु है उसका जो प्रोटीन कोट होता है वो जीनोम के द्वारा घिरा होता है। इस बात को आप नोट कीजिएगा। आगे अगर बात करते हैं तो कुछ स्तनधारी में जो प्रोटीन कोट होता है उस पर बाहर की ओर उपस्थित होता है एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है स्तनधारी। ठीक है, कुछ स्तनधारी विषाणु के प्रोटीन कोट के बाहरी स्तर पर प्रोटीन कोट के बाहरी स्तर पर एक आवरण उपस्थित होता है जिसे लिमिटिंग मेम्ब्रेन या मेंटल कहते हैं। लिमिटिंग मेम्ब्रेन या मेंटल कहते हैं। इतनी बात समझ में आई बेटा कि कोई भी स्तनधारी वायरस होता है, स्तनधारी वायरस यानी कि वो वायरस जो बच्चा पैदा करके दूध पिलाता है वो नहीं, स्तनधारी के अंदर जो मैमल होते हैं उनके अंदर पाया जाने वाला जो वायरस होता है उसके बाहरी स्तर पर एक आवरण बना होता है जिसको हम लिमिटिंग मेम्ब्रेन के नाम देते हैं या फिर उसको हम मेंटल कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? इन बातों से आप रूबरू हुए। आगे हम बात करते हैं कि प्रोटीन कोड के बेसिस पर जो हमारा विषाणु होता है, वायरस होता है, वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, या फिर कैप्सिड के आधार पर विषाणु की संरचना या आकृति। कैप्सिड के आधार पर विषाणु की संरचना, कैप्सिड के आधार पर विषाणु की संरचना। तो कैप्सिड के आधार पर अगर हम विषाणु की संरचना की बात करते हैं तो पहला होता है हेलिक्स सिमेट्री। ठीक है, हेलिक्स यानी कि गोलाकार। नंबर 1 पर आता है आपका हेलिक्स सिमेट्री जिसको हम कहते हैं गोलाकार। तो भैया बता दीजिए गोलाकार वायरस कौन सा होता है? एक वायरस का नाम बताइए जो गोलाकार होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं इसके अंदर जो
कैप्सोमियर होगा वो गोला आकृति में उपस्थित होगा। जो कैप्सोमियर होता है हेलिक्स सिमेट्री वाले वायरस में वो गोले आकृति में उपस्थित होता है, इस प्रकार से गोल आकृति में उपस्थित होता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, अगर एग्जांपल की बात कर ले बेटा, एग्जांपल में आ जाता है टीएमवी यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस आ जाता है, टोबैको मोजाइक वायरस आ जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है बेटा उसमें भी जो प्रोटीन कोड यानी कि कैप्सिड के बेसिस पे इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है हेलिक्स मैनर में। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर बेटा आपका आ जाता है यहाँ पर क्यूबॉइडल सिमेट्री, ठीक है। क्या आ जाता है? क्यूबॉइडल सिमेट्री। क्यूबॉइडल सिमेट्री का मतलब होता है घनाकार। घनाकार की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कैप्सोमियर होगा वो क्यूब के रूप में व्यवस्थित होगा, एक के ऊपर एक। अगर हम इसके वायरस की बात करते हैं तो कौन सा वायरस आ जाता है यहाँ पर? एक आता है एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आ जाता है बेटा आपका टर्निप मोजाइक वायरस, ठीक है। टर्निप मोजाइक वायरस ये भी तंबाकू के पौधे में पाया जाता है, टर्निप मोजाइक वायरस। उसके बाद लास्ट में आता है आपका मिक्स्ड टाइप सेमेस्ट्री, ठीक है। मिक्स्ड सेमेस्ट्री या फिर इसी को हम कहते हैं बाइसिमेट्रिकल, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है बाइसिमेट्रिकल या फिर मिक्स्ड सेमेट्री। बाइसिमेट्रिकल या फिर मिक्स्ड सेमेट्री की बात करते हैं बेटा, तो बाइसिमेट्रिकल या मिक्स्ड सेमेस्ट्री जो होता है वहां पर इसको हम कहते हैं आपका हिंदी में बहुवलीय, ठीक है, या फिर बहुतलीय कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुतलीय, ठीक है, बहुतलीय, इसको हिंदी में कहते हैं बहुतलीय। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में बेटा यहाँ पर आपका आ जाता है बैक्टीरियोफेज। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज नाम का जो वायरस होता है वो बहुतलीय होता है, यानी कि कैप्सिड के आधार पर हमने पढ़ लिया कि जो हमारा वायरस होता है उसकी संरचना क्या होती है। तो कैप्सिड के बेसिस पर, अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमियर के बेसिस पर जो हमारा वायरस होता है बेटा वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है हेलिक्स सिमेट्री, जिसको हम गोलाकार कहते हैं। इसके अंदर जो कैप्सोमियर होता है वो हेलिक्स मैनर में स्थित होता है, यानी कि गोल आकृति में स्थित होता है, उपस्थित होता है। एग्जाम्पल की बात कर ले तो टोबैको मोजाइक वायरस हो जाएगा, साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा वायरस जो होगा वो हेलिक्स मैनर का होता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो क्यूबॉइडल सिमेट्री, तो यहाँ पर जो कैप्सोमियर होगा वो क्यूब के रूप में व्यवस्थित होगा, अरेंज होगा। और अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो टर्निप मोजाइक वायरस आता है। टर्निप मोजाइक वायरस ये भी एक तंबाकू में उत्पन्न होने वाला, तंबाकू में रोग उत्पन्न करने वाला वायरस है। तीसरे नंबर पर आता है आपका बाइसिमेट्रिकल और मिक्स्ड सिमेट्री, जिसको हम बहुतलीय कहते हैं। तो इसके अंदर आपका मिल जाएगा बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, एक एक पॉइंट आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।